जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था शासन की क्लास में, जो आईआईसीटी क्लासेस पर आपको उपलब्ध रहेगी। इससे पहले की 2 क्लास आपने देख चुके हैं, ठीक है ना। तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन और लाजवाब मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो कंटेंट है आपका, ये स्पेशली आपके पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए है, ठीक है ना। उसके साथ साथ पीसीएस के लिए भी है, आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, ठीक। उसके लिए इसके साथ साथ आईएएस के एग्ज़ाम तक के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, जैसे कि मान सकते हैं आप एसएससी जीडी में भी पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन बनता है, ठीक। उसमें पूछ सकता है आपका, और पूछ सकता है आपके यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस के क्लास में, ठीक। उसके साथ साथ आपको बीएसएससी में पूछेगा। देखिए, पॉलिटी तो हर जगह सेम ही रहेगी, तो हर एग्ज़ाम में आपके पूछता है। तो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करना है। पॉलिटी की सब्जेक्ट जीएस को लेके तो आप हमारी देव आईआईसीटी क्लासेस पर आ सकते हैं। इस पर आपको सभी क्लासेस मुफ्त में मिलेंगी, और हम लोग डिस्कशन करने के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिस्कशन भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी जो बहुत बातचीत भी होगी आपसे। चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपके क्लास कंप्लीट हुए हैं भाई, इस क्लास को कराने में घटना चक्र वालों का काफ़ी योगदान है भाई, उनकी बुक्स वगैरह का, तो ये सब का क्रेडिट भाई उन्हीं को जाता है, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लिए हैं। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक। आज की जो टॉपिक रहेगी हमारी, नहीं, आज की टॉपिक हमारी संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना। यही दूसरी टॉपिक है D17, और संविधान सभा व उसकी प्रमुख समितियां हम लोग उसकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, D17 निकालते हैं भाई, कहाँ पर है D17? जी हाँ, चलिए देखिए, D17 संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्लियर? आपको नज़र आ रहा होगा पूरा क्लियर अच्छे तरीके से। देखिए, चलिए इसमें कुछ नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों पर आएंगे। तो नोट्स में है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 मई 1934 में मांग हुई थी, ठीक है ना, संविधान सभा की, कि हमारे यहाँ भी संविधान बनना चाहिए भारतीयों की तरफ से। कब की गई थी? मई 1934 में रांची में की गई थी, जहाँ से हमारे महेंद्र सिंह धोनी भाई संबंधित है, ठीक है, रांची से, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी भाई संबंधित हैं। और स्वराज पार्टी ने की थी। किसने? स्वराज पार्टी। आप समझ सकते हैं, स्वराज ट्रैक्टर के जैसे, तो स्वराज पार्टी ने की थी। और वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, 1934 में ही भारत में जो है संविधान सभा के जो गठन का विचार आया था, वो एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था, ठीक है ना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा, स्वराज पार्टी के बाद की बात है ये, ठीक है ना। स्वराज पार्टी जो है ये रांची में मतलब मांगी गई थी, सर्वप्रथम मांग की गई थी रांची में सन 1934 में संविधान सभा की। लेकिन स्वराज पार्टी के बाद फिर से कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है ना। क्लियर? जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। इसकी पुष्टि कब की गई? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई, ठीक। ये आपका कैसा था? आधिकारिक रूप से संविधान की मांग था। और उससे पहले वाला जो पॉइंट था, स्वराज पार्टी ने मांगा था, वो आधिकारिक रूप से नहीं था, नॉर्मली बताया गया था सिर्फ। क्लियर? अब एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और सबसे पहले भारत संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक। क्रिप्स मिशन, ये पूछता है कभी कभी सवाल में, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो भाई बता सकते हैं आप, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। और फिर बोला जाएगा कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब हुई थी? सब बताओगे सर जी, सर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में हुई थी। और नॉर्मली सबसे पहला कब आया था दिमाग में सबके, मतलब विचार कब आया था कि संविधान सभा होना चाहिए? तो वो आया था सन 1934 में।
क्लियर, स्वराज पार्टी के द्वारा हुआ था। आ गया ना इतना पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट, अब आया है कैबिनेट मिशन योजना 1946। देखो क्रिप्स मिशन आया था 1942 और कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना, कब आया था? 1946 द्वारा, 1946 में आया था। 1946 द्वारा संविधान सभा का प्रातिनिधिक जो निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था, तो कहोगे सर जी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। कितने व्यक्तियों पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था, ठीक है ना। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, देखो कुल सदस्य संख्या 389 थी। ये 389 तब का है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। यानी कि 296 सीटें जो हैं जो अंग्रेजों के अधीन थे उनमें बांटने थे और 93 सीटें जो रजवाड़े खानदान के थे या देसी रियासत की थी उनको बांटी जानी थी। अब ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, ठीक है ना। और देसी रियासत, और अगला पॉइंट क्या है? देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। ये सवाल कभी पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त में, वो कब हुआ था? तो कहोगे सर जी सन 1946 में हुआ था। हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए, अब 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली, ठीक। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासत जो थे ना अपने 73 के 73, कितने थे? 93 सीटें थीं, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया। लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। कौन था? संविधान सभा। कैसा था परिणाम? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जो निर्वाचन हुआ था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है ना। और 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर था, ठीक है ना। जो कर भरता था, जिसके पास शिक्षा, जो शिक्षित थे, जिनकी संपत्ति रही होगी बस वही वोट दे सकते थे, वही मत कर सकते थे, ठीक है ना। इसी आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को, कब? 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। कब किया? 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। किसने कहा भाई? वायसराय ने कहा। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 9 महिलाएं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं थीं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है ना। ये सबसे बुजुर्ग थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसका जो, ठीक है,
और प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा प्रथम बैठक का तो सच्चिदानंद सिन्हा है, लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष पूछेगा, ठीक है ना, स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो निर्विरोध चुने गए थे। क्लियर। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 2 दिन के बाद उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर को 9 को पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा, 11 को दूसरी बैठक जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद 13 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया भाई, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब की पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत जो 3 जून 1947 के तहत हुआ था, ठीक है ना, योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये इनका मंशा यही था कि मतलब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाए, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग हो जाए, तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, ठीक है ना। जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि? 70। बाकी सब कहाँ चले गए भाई? जब माउंटबेटन योजना आया तो पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान के साथ कुछ संविधान सभा के सदस्य चले गए, ठीक है। अब देखिए अगला पेज पर भाई, अगला पेज क्या है भाई, देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक, ठीक है ना, होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह व 17 दिन का समय मिलता है, क्योंकि एक दिन अंगीकृत करने में लिया गया था, इसलिए उसको लोग नहीं जोड़ते हैं, लेकिन 18 दिन माना जाता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। इस संविधान सभा के लिए कुल कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि कितने की? 165 दिन। 165 दिन उन लोग के बीच वार्तालाप हुआ, रूल रेगुलेशन बना चला, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। कितने दिन? 114 दिन। 165 में 114 दिन उसके प्रारूप पर विचार किया गया था, ध्यान रखिएगा। 11 अधिवेशन हुए थे कुल 165 दिन के। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, यानी कि 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, चलिए थोड़ा सा और ऊपर किया जाए भाई इसको, हाँ, बेनेगल नरसिंह राव BN राव को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? BN राव को सांविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पर क्या मनाते हैं भाई? स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1929 के समय जो है आज़ादी का परचम लहराया गया था, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वो अपना अलग ही मौसम बना रहे थे उस समय। चलिए, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसको ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनमें नाम इस प्रकार है। पहला विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी,
दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को, कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्या किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भाई मतलब अंतरिम सरकार यानी कि ऐसी सरकार बनाई गई थी कि सबको अपना अपना ओहदा दे दिया गया था। भाई आप सैनिक वाला चीज़ संभालो, आप विधि कानून संभालो, ठीक है, आप शिक्षा संभालो, आप स्वास्थ्य संभालो, आप परिवहन संभालिए, आप औद्योगिक संभालिए, इस तरह सबको बांट दिया गया था। ठीक है ना। तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। क्लियर? यहाँ तो हो गया 5 मुस्लिम लीग के कैबिनेट शामिल हुए थे, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न कोश पर। किस पे आते हैं? प्रश्न कोश पर। भाई पहला ही सवाल आपका IAS प्री से है, दागा गया है सीधा। ठीक, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम, देखिए विचार की बात किया ना संविधान सभा का, तो संविधान सभा का विचार किस में आया था? कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, सर्वदलीय पार्टी? बिल्कुल नहीं, स्वराज पार्टी, रांची में, जो महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है, सन 1934 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए इसकी कुछ व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में ही आपको अधिक से अधिक पॉइंट मिलेंगे और आपको व्याख्या पर ही ध्यान देना है। ठीक है, आपको कहाँ पर ध्यान देना है? व्याख्या पर। चलिए देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? संविधान निर्मात्री सभा का विचार, संविधान सभा का विचार यानी कि किसने भाई? तो हमारे MN राय भाई ने किया था। किसने? MN राय चाचा ने। किसने किया था? MN राय चाचा ने। ठीक है ना, अम्बेडकर ने नहीं किए, एनी बेसेंट ने नहीं किए, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, तो किसने किए थे? MN राय ने किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, तो इसका व्याख्या पॉइंट ये है कि वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN राय ने दिया था, वो भी स्वराज पार्टी के थ्रू। ठीक, चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है UPPCS स्पेशल मेंस में पूछा गया सवाल है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है ना, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब किया गया था भाई? कहोगे सर जी क्रिप्स मिशन में किया गया था। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में। अरे भाई इसी मिशन के द्वारा बताया गया था ना कि मतलब निर्माण प्रस्ताव पारित हुआ था 1900 कितने के द्वारा? 42 में क्रिप्स मिशन, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक, चलिए अब इसके बारे में कुछ व्याख्या पढ़ते हैं भाई। व्याख्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। क्लियर? चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भाई इन पॉइंट को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, छोड़िए नहीं, बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं। चलिए देखिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर
अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। भाई क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव यही थे, भारत को अलग करना था, उसका भी मतलब था मेन। तो मतलब इसमें अगर ये बोला गया है कि अलग संधि पर हस्ताक्षर करे तो ये सही पॉइंट है, दूसरा सही पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका केवल सही हो जाएगा, केवल बी। चलिए अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, देखिए मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल था युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बिल्कुल राइट है, यही प्रस्ताव था उसमें। और संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है ना, क्या शामिल होंगे भाई? संविधान सभा द्वारा संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। जो कि आपका सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था भाई। सवाल में मिस्टेक ये था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित ना देके साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित दे दिया था, वहाँ पे निर्वाचित था, नामित नहीं। ठीक, इसलिए ये पहला वाला पॉइंट गलत हो गया भाई। ये IAS प्री में पूछा हुआ सवाल है, इतना आसान नहीं होगा, इसको ध्यान रखना होगा। कहाँ पे क्या पूछा, वहाँ पे निर्वाचित पूछा, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। वहाँ पे क्या पूछा है, बोला है विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित बोला है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं भाई कि विधानसभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित और निर्वाचित में फर्क होता है। ठीक है ना, ठीक। देखिए अब अगला तीसरा पॉइंट, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? भारत को डोमिनियन दर्जा दिया गया। तीसरा पॉइंट है आपका, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया गया। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथनों में कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर जो यूपी PCS प्री 2003 में पूछा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? भाई बताया हूँ 10 लाख। कितना बताया हूँ? 10 लाख। तो एक जो संख्या था, एक प्रांत को एक आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि के लिए कितना था? 10 लाख था। कितना था? 10 लाख। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख किसमें थे? प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। एक प्रतिनिधि पर कितना? 10 लाख। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 10 लाख बोले तो 1 मिलियन। कितना? 1 मिलियन। चलिए इन व्यक्तियों में से, अब अगला सवाल देखिए भाई, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा हुआ PCS का ही सवाल है ये आपका, सन 2015 में पूछा हुआ सवाल है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? भाई विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो भाई विलियम वुड नहीं था, पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, AB अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो देखिए इसका व्याख्या। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं 7वां सवाल। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, या क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखो 1947 पूरा गलत है। 1947 क्या है? गलत है। 1935 के अंतर्गत भी गलत है, ऐसा कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत सिर्फ मांग हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ था, गठन नहीं हुआ था। 1942 के अंतर्गत क्या हुआ था?
से प्रस्ताव पारित हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत क्या हो गया था भाई, गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठन हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इस पर व्याख्या पढ़ते हैं भाई। ये सवाल आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में पूछा हुआ है, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस में भी सेम सवाल पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अब बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, देखिए ध्यान से भाई। अगला सवाल है 8वां नंबर का सवाल। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। भाई कौन थे उपसभापति? तो कहोगे सर जी जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका व्याख्या देखिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। वायसराय क्या था वहाँ का? पदेन अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष था। तो हमारे उप सभापति कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है ना। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अध्यक्ष कौन था? वायसराय था। उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने भाई 9 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही? राधाकृष्णन नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई देख लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। देखो इसमें राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है ना। जबकि डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य बिल्कुल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। क्लियर। देखिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 10वें नंबर का सवाल। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो जैसे आपने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो किसके तहत की गई थी भाई? 24 अगस्त 1946 के तहत। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 के तहत, ठीक है ना। चलिए ये 24 अगस्त 1946 के तहत 2 सितंबर में की गई थी। 2 सितंबर में की गई थी, लेकिन 1946 24 अगस्त को माना गया यहाँ पर, ठीक है ना। घोषणा इस समय की गई थी, 24 अगस्त को घोषणा की गई थी, 2 सितंबर को गठन हो गया था उसका। घोषणा करने के बाद ही तो गठन होगा, और गठन होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर अपने। अगला सवाल IAS प्री 2007 में पूछा हुआ है भाई, हल्के में मत लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। अब इसका कारण ये है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। भाई वेवेल तो चाहता ही था भारत बटे। वेवेल कहाँ नहीं चाहता कि भारत ना बटे, वेवेल चाहता ही था भारत बट जाए, तो भाई बच जाता, यानी कि पूरा गलत पॉइंट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहला ऑप्शन सही है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कथन एक सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है ना, इसलिए कुछ पॉइंट और होना ही नहीं है उसमें। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबॉल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। कब? 1943 में, ठीक है ना। लिनलिथगो के स्थान पर कौन आया है भाई? आर्कीबॉल्ड वेवेल आया, आर्कीबॉल्ड वेवेल।
वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है ना। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। भाई वेवेल लेके गया तो वेवेल योजना के तहत ही माना जाएगा उसे। और कब माना जाएगा? 1945 के तहत। वेवेल योजना के प्रस्ताव में, यानी कि जब संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था उस समय, ठीक है ना, वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। ठीक है। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। अगला सवाल भाई, ये भी IAS प्री 1993 में पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? भाई वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। क्या आधारित थी वयस्क मताधिकार पर? बिल्कुल नहीं भाई, वयस्क मताधिकार पर आधारित बिल्कुल नहीं थी। यह शिक्षा कर और उस पर आधारित थी। ठीक है ना। चलिए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था? बिल्कुल नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। किसका? अप्रत्यक्ष, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत। यह बहुदलीय निकाय थी? बिल्कुल बहुदलीय निकाय थी। क्यों? उसमें कई सारी समितियां थीं। चलिए, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया? बिल्कुल, उसने अनेक समितियों के माध्यम से। भाई बहुदलीय निकाय भी थी तो अनेक समितियां होंगी, यानी कि 3 और 4 सही, पहला और दूसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब इसका आप व्याख्या देख लीजिए भाई। व्याख्या क्या है? ठीक है, व्याख्या है संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका जो है निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो जाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल RAS और RTS प्री 2018 में पूछा हुआ है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? बिल्कुल सही। ठीक है ना, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? गलत। बी ऑप्शन गलत। तो जहाँ जहाँ बी ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी गलत, डी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस माध्यम से भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसान हो जाएगा आपका सवाल करने में। देखिए तुरंत आ गया। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो सी भी गलत है भाई, बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? बिल्कुल, कई समितियों के माध्यम, यानी कि ए और डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए भाई, इसका व्याख्या दिया हुआ नहीं है, पिछले सवाल जो था उसी व्याख्या पर आधारित था ये। क्लियर। अब आते हैं 14 नंबर के सवाल पर। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया? बिल्कुल। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना, यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया? बिल्कुल, बी ऑप्शन भी आपका सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था? बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था संविधान सभा का गठन या संविधान सभा के बारे में। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर यहीं पे गलत हो गया, सी। तो सी आप टिक लगा देंगे। ठीक, अगला पढ़ लेते हैं डी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण
मताधिकार सीमित था। ठीक है, ये सही हो सकता है। देखिए अब इसका व्याख्या पढ़ते हैं भाई। व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है ना, यानी कि कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मत दे सकते थे, वोट दे सकते थे। सभी को मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। अब अगर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया? बिल्कुल सही। प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, है ना। क्या चुना गया था? प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा? बिल्कुल नहीं, गलत। IAS प्री का सवाल पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। अगर पूछेगा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो बोलोगे सर जी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, सही हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? बिल्कुल सही। देखिए यही सेम सवाल 2002 में पूछा हुआ, वही सवाल आपका 2013 में पूछा हुआ है। यानी कि कुछ सवाल आपके रिपीट करते हैं। अगर इन सब चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो अब जो रिपीट सवाल होंगे आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना, क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कहोगे सर जी प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया गया है कि प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। तो यूपी PCS प्री में सेम सवाल पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई अस्थाई नहीं पूछा, स्थायी। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछ लेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, देखिए व्याख्या देखिए ध्यान से। 18वें नंबर सवाल का व्याख्या देखिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले थे अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। अब आइए 20वें सवाल पर। यूपी PCS मेंस में पूछा हुआ सवाल है आपका। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी भाई? तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 21 नंबर सवाल पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था भाई? संविधान सभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, दिसंबर 11 दिसंबर नहीं दिया है, लेकिन दिसंबर 1946 में चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है प्री में। ठीक, वो भी 2022 का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कब का है? 2022 में। अब देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भाई भारत संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर का सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भाई अध्यक्ष तो वही रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष थोड़ी बदले जाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश PCS प्री 2010 में पूछा हुआ सवाल है आपका। अब आते हैं अगले सवाल पर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? भाई संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। देखिए इसकी व्याख्या, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे।
जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपका, देखिए ध्यान से देखिए भाई। हम लोगों ने कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम पढ़ लिए हैं, ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, और प्रेजेंट टाइम की क्लास में हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़ लिए हैं। उस पर कुछ बनने वाले स्पेशल सवाल भी पढ़ लिए हैं जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, अब हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए भाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए। और घटना चक्र वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा क्रेडिट भाई उन्हीं सबको जाता है जिन्होंने ये बुक प्रदान की, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी, जिसके ज़रिए हम आपको ये सारी जानकारी दे पा रहे हैं। ठीक, तो जुड़ना ना भूले, वीडियो देखना ना भूले, अधिक से अधिक लोग जुड़े, पढ़ाई करें भाई और एग्ज़ाम निकालें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।